इसके गुणगान करने के लिए। तो शराब के फायदे क्या है? अगर आपका कोई दोस्त पीता हो या आप ही कुछ, लिख लीजिएगा डायरी में। शराब का सबसे पहला फायदा, शराब आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। शराब आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। पूछिए कैसे? पूछो तभी बताऊंगी, नहीं तो नहीं बताऊंगी। इसीलिए किसी को नाचने का शौक हो पर शर्म से नाच नहीं रहा हो, बस 2 ढक्कन पिला दो। ऐसा नाचेगा कि उसके सामने माइकल जैक्सन भी फेल है। ऐसा आत्मविश्वास भरेगा, तू हट मैं नाचूं। सबको धक्का दे के खुद पहुंचेगा, वो डीजे पर जो बजता ना धड़म धड़म, उस पर खुद पहुंचेगा। दूसरी बात, बोले शराब आपको दिलदार बनाती है। दिलदार कैसे बनाती है? बोले दिलदार ऐसे बनाती है, भले जेब में 2 रुपया ना हो पर जो शराब पी लेता दुनिया खरीदने की बात करता। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। एक शराब का फायदा, जो शराब पीता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। देख लीजिए, उसके बाद से बात करते हैं। जिस समय नमाज पढ़ी की जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है? कृपया मेरी बातों को शुरू से अंत तक जरूर सुनें और हिंदू राष्ट्र को बचाएं। इस पेशेवर तथाकथित कथावाचिका देवी चित्रलेखा का आजकल ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इस घटिया औरत ने कथा मंच से कथा के नाम पर इस्लामीकरण का षड्यंत्र किया और शराब जैसी अपवित्र वस्तु का कथा मंच से विज्ञापन किया। ये औरत तथाकथित कथावाचिका देवी चित्रलेखा शरीर से और वेशभूषा से हिंदू जरूर है, पर मस्तिष्क से, दिमाग से मुसलमान बन चुकी है। इसे आप सब पहचानने में गलती नहीं करें, नहीं तो हिंदू राष्ट्र का विनाश हो जाएगा। संत की पहचान कभी भी भारी भीड़, उसके लोकप्रियता, उसके वेशभूषा से नहीं करना चाहिए। खासकर इस कलयुग में संत की पहचान मात्र ईश्वर की कृपा से ही होती है। संत तो अरण्यवासी, धर्मान त्यागी, एकांत प्रिय होते हैं। भरे बाजार में आसानी से तो आपको कलयुगी कालनेमी राक्षस से ही भेंट होती है, जिसे यदि आप गलती से संत समझ लेते हैं तो आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का और अंततः राष्ट्र का विनाश हो जाता है। अतः आप माताओं, बहनों और प्यारे भाइयों से निवेदन है कि घर में ही शास्त्र का अध्ययन करें, अपने ज्ञान का स्तर बढ़ाएं, भगवान सूर्य और तुलसी की पूजा करें। घर से बाहर पाखंडी पेशेवर कथावाचिका के पास भीड़ लगाना बंद करें, तभी यह देश बचेगा। जरा देखें चित्रलेखा के वीडियो को, जिसमें चित्रलेखा मैडम खुलेआम हिंदू धर्म का अपमान कथा मंच से कर रही है और उसके भटके हुए श्रोतागण हिंदू होते हुए भी कैसे सेंसलेस होकर बैठे बैठे सुन रहे हैं, जैसे उन श्रोताओं का दिमाग कोमा में चला गया हो। कोई उसमें से उठकर इस गंदी औरत चित्रलेखा को चप्पल से नहीं मारता। धिक्कार है ऐसे कहने वाले और सुनने वाले को। सुनियोजित षड्यंत्र के अनुसार मैडम चित्रलेखा सर्वधर्म संभाव और अति उदारवादिता के नाम पर इस राष्ट्र की जनता को धर्मनिरपेक्षता का जहर पिलाते हुए इस्लामीकरण की साजिश कर रही है। शराब का विज्ञापन करते हुए राष्ट्र की जनता को चरित्रहीनता की ओर ले जा रही है। मैडम चित्रलेखा शराबियों के हाथ बिककर रुपये के लिए अब शराब का विज्ञापन करने लगी है। शराब के लिए बोलते वक्त उसके बॉडी मूवमेंट देखो कैसे झूम रही है। आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि पैसे में वो अपना जवान बेच चुकी है। मतलब शराब के विज्ञापन के लिए कोई औरत रुपये लेकर कितना बिच सकती है कि उसे कथा मंच की मर्यादा का उल्लंघन करना भी उसे अनुचित नहीं लगता है। रुपये के प्रति साइकोफेंसी का चित्रलेखा जैसा घिनौना उदाहरण खोजना बहुत कठिन है। चित्रलेखा मैडम, यदि तुम्हें शराब का ही विज्ञापन करना है तो कथा मंच से 100 किलोमीटर दूर हटकर करो।
कथा मंच का अपमान नहीं बर्दाश्त करेगी इस देश की जनता। तुम्हें इस्लाम एक्सेप्ट करना है तो कथा मंच को छोड़ दो और इस्लामिक संगठन में चली जाओ। यह तुम्हारा निजी स्वतंत्रता है, इसमें मुझे या किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, परंतु कथा मंच का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैडम चित्रलेखा, क्या तुम्हें पता है कि इस भारत देश में शराब का धंधा कब शुरू हुआ, कहां हुआ, किसने किया और क्यों किया? चलो मैं ही बता देता हूं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग का रुग्ण स्तर अब पूरे देश को मालूम हो गया है। शराब की दुकान सबसे पहले भारत में कलकत्ता शहर में 1760 में अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस ब्रेकन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारे पर खोला। उसका उद्देश्य था भारत के लोगों का नैतिक चारित्रिक पतन करना, उसे चरित्रहीन बनाना। भारत को चरित्रहीन बनाने के लिए 1832 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रॉपर बहस हुई थी और उसी बहस का परिणाम हुआ कि 1760 के बाद भारत में शराब चलने लगा। तो 1760 के पहले इस देश में कोई शराब नहीं पीता था। इस देश में शराब के क्या बुरे परिणाम हो रहे हैं तुम्हें पता नहीं है क्या? देश आर्थिक संकट, नैतिक पतन को झेल रहा है, पर इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें तो पैसा ही चाहिए, चाहे देश बिक जाए, तुम्हें हर हाल में पैसा ही चाहिए। तुम कहती हो शराब से कॉन्फिडेंस आता है, पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो मुझे किसी एंगल से परफेक्ट नहीं नजर आता है। सबको पता है कि अपने ब्रेन का जैसा रुझान हो, लोगों को वैसा ही उद्योग करना चाहिए। ऐसा लोग करते भी हैं। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, नेता अपने अपने मस्तिष्क के रुचि के अनुसार ही बनते हैं। पर तुम्हारे वीडियो सुनने से ऐसा सबको समझ में आ रहा है कि तुम शराब पीने में एक्सपर्ट हो। शराब पीने का तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस है और शराब पीकर डांस करने में भी तुम एक्सपर्ट हो। तो तुम्हारे दिमागी रुचि के अनुसार तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए। वहीं तुम्हारी जुबान और देह की सार्थकता है। कहां गलती से कथा मंच पर आ गई मैडम? पर तुम्हारे दिमाग का कॉन्फिडेंस इतना घटिया है कि तुम्हें तो अपने रुचि के अनुसार काम भी चुनना नहीं आता। यह है तुम्हारा शराब पर टिका हुआ लड़खड़ाता कॉन्फिडेंस। मैं तुम्हें समझा रहा हूं चित्रलेखा मैडम, अपने आप को शीघ्र सुधार लो और अपनी बेलगाम जुबान पर लगाम लगा लो, नहीं तो वह दिन अब दूर नहीं कि हमारे देश की बहन बेटियां तुम्हें चप्पल से पीटेगी। अब तुम उसे अपने शब्दजाल में फंसाकर उसका अहित नहीं कर पाओगी, उसका धर्मांतरण नहीं कर पाओगी। तुम्हारा माफी एक छलावा है, एक धोखा है। जब तुम सच्चे दिल से इस देश की जनता से माफी मांगोगी तो देश की जनता तुम्हें तुम्हारे काम और तुम्हारे बोल से तुम्हें पहचान लेगी। माफी का नाटक करके भी अब तुम देश की जनता को धोखा नहीं दे पाओगी। अपने आप को राष्ट्रहित में लगाओ, राष्ट्र को धोखा मत दो। रही बात कथा करने की, तो ये तुम्हारे बस की नहीं है। मेढक की तरह से टर्टर करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। अपने लिए कोई और काम खोज लो, यही तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है। देश की जनता से मेरा आग्रह है कि आप अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाएं। भारी भीड़ या मीडिया पर आधारित पब्लिसिटी कभी भी संत की पहचान नहीं बन सकती, इसलिए सजग रहें। आजकल फर्जी कथावाचकों और संतों की बाढ़ आ रही है और अगर इस बाढ़ को नहीं रोका गया तो इस बाढ़ में राष्ट्र डूब जाएगा। इसलिए देश अब आप युवा भाइयों और बहनों के हाथों में ही सुरक्षित रहेगा। जिस दिन के लिए भारत माँ ने हम सब भाई बहन को पाला, वो समय अब आ गया है। थोड़ा समय जन जागरण में लगाएं। थोड़ी वाणी इन गद्दार, फर्जी, बहुरूपीय, देशद्रोही कथावाचकों के विरोध में मुखरित अवश्य करना चाहिए। यह आपका चारित्रिक और राष्ट्रीय तथा नैतिक कर्तव्य है। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। बस इतनी वाणी को भारत मां के चरणों में समर्पण करते हुए मैं आर्य संतान राजेश कुमार सिंह आप सभी श्रोताओं से विदा लेता हूं। यदि मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगेंगी तो उसे मैं आप सबका आशीर्वाद और अपना परम सौभाग्य समझूंगा। भारत माता की जय।